Hello my dear students, this is मनोज कुमार and you are watching फिजिक्स गुरु एम कुमार। और आज के लेक्चर में क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 और आज का लेक्चर रहेगा 54th और आज के लेक्चर का टॉपिक रहेगा व्हीट स्टोन सेतु। तो देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे जिसमें हमने किरचॉफ के दो नियम पढ़ाए थे, पहला संधि का नियम और दूसरा मेश का नियम या लूप का नियम या उसको पास का नियम भी कह सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो नियम अभी तक तैयार नहीं किए हैं तो उनको तैयार करने के बाद ही इस लेक्चर को देखेंगे, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु को समझने के लिए हमें किरचॉफ्स लॉ भली भांति आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु, दैट इज, इसको हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बच्चों आप इसका अर्थ ये मत निकाल लेना कि व्हीट माने गेहूं होता है, स्टोन माने पत्थर होता है, ब्रिज माने पुल होता है, कि गेहूं पत्थर का पुल पढ़ाने जा रहे हैं सर, ऐसा नहीं है बेटा। व्हीटस्टोन इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे और इंग्लैंड के निवासी थे, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। उन्होंने चार प्रतिरोधों को जोड़कर एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार किया था कि जिससे कि हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकें। जैसे आपको कोई वायर दे दिया जाए, कोई चालक, कोई तार, और उसका प्रतिरोध पूछा हो, तो इस सिद्धांत का उपयोग करके हम उस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ा था कि वो एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। समझने की कोशिश करें। जैसे एक पॉइंट में ये लेता हूँ, एक पॉइंट ये लेता हूँ, एक पॉइंट ये लेता हूँ और एक पॉइंट ये लेता हूँ। ये चार पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन चारों पॉइंट से मुझे रेसिस्टेंसेस यानी प्रतिरोध जोड़ने हैं। जैसे एक प्रतिरोध मैंने यहाँ जोड़ा, एक प्रतिरोध मैंने यहां जोड़ा, एक प्रतिरोध मैं यहां जोड़ रहा हूं, और एक प्रतिरोध मैं इस भुजा पर जोड़ रहा हूं। अब देखिए इन प्रतिरोधों से एक क्या बन गया, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल की रचना हो गई। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज को बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें ये जो प्रतिरोध हैं मैं इनके नाम देता हूं। इस प्रतिरोध को P से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको Q से, इसको R से और इसको S से। भाई आज इंक गड़बड़ कर रही है मार्कर की, P आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे इसलिए मैं सही कर देता हूँ। ये क्या है, Q है। इन रेसिस्टेंसेस के मैंने प्रतिरोध लिख दिए यहाँ पर, जो प्रतिरोधक हैं उनके प्रतिरोध के मान। तो इन चार प्रतिरोधों को मैंने इस तरीके से जोड़ा। सॉरी, मैंने नहीं, किसने जोड़ा था, व्हीटस्टोन ने। मैं तो आपको उनका सिद्धांत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये व्यवस्था किसने की थी, व्हीटस्टोन ने की थी। अभी सर्किट पूरा नहीं हुआ है। अब मैं इन पॉइंट्स के नाम देता हूं। इसको मैं देता हूं A पॉइंट, इसको B पॉइंट, इसको C पॉइंट और इसको D पॉइंट। ओके, आप लोग इन पॉइंट्स का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि A दिस वन, B दिस वन, C दिस वन एंड D दिस वन। एक्चुअली है क्या कि हम ऐसे भी लिख सकते थे A B C D जैसे चाहें, या और कोई नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैं याद रखने की इसलिए कह रहा हूं कि इस सिद्धांत का उपयोग करके हमें आगे और भी कुछ पढ़ना है। अभी नहीं बताएंगे, और भी पढ़ना है। तो जब मैं ये कहूँगा कि मैं B पॉइंट से जोड़ रहा हूं तो आपका जो दिमाग है वो कहाँ आना चाहिए, इस पॉइंट पर। आप समझ जाएंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की। इस पॉइंट का मैंने B नाम दिया है, तो आप लोग अपना ध्यान कहाँ लगाएंगे, इस पॉइंट पर। और जब मैं बोलूँगा D पॉइंट
तो आपका ध्यान यहाँ आ जाना चाहिए। इसलिए इन पॉइंट्स को मैं फिक्स कर लेता हूँ जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक आपकी समझ में आ जाएं। तो चलिए इस सर्किट को और अभी पूरा करते हैं। फिर ए और सी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट की जाती है। तो बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी का सॉरी भाई, थोड़ा मैंने पहले भी बोला था भाई आज मार्कर दिक्कत कर रहा है। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल। इसके आगे मैं जोड़ता हूँ कुंजी। देखिए भाई कुंजी, आप कहेंगे इसमें सॉरी क्या बात है, कुंजी सही तो जुड़ी है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। ये कुंजी प्लग कुंजी है और मैं यहाँ जोड़ूंगा दाब कुंजी। तो दाब कुंजी इस तरीके से जोड़ेंगे। फिर मार्कर हल्का चलने लगा, दाब कुंजी इस तरीके से। इस कुंजी को मैं नाम देता हूं K1। ये कुंजी K1 हो गई। देखिए भाई ये कुंजी मैंने बदल क्यों दी, तो देखें भाई ये जो कुंजी होती है, आपने अब तक जो सर्किट पढ़े उसमें इस तरीके की कुंजी हम लगा देते थे। ये होता है प्लग की, प्लग कुंजी कहलाती है। इसमें प्लग लगता है, प्लग को निकाल देंगे सर्किट ऑफ हो जाएगा। ओके, यानी खुला परपथ हो जाएगा। कुंजी लगा देंगे तो परपथ स्टार्ट हो जाएगा, करंट स्टार्ट हो जाएगी इसमें बहना। तो ये प्लग कुंजी, तो ये एक कहना चाहिए कि जितनी देर के लिए हमें प्रयोग करना है उस समय के लिए ये परमानेंट काम करती है। और ये कुंजी तब तक काम करेगी कि इसको दबाएंगे तब तक काम करेगी, दबाना बंद कर देंगे तो अपने आप ऊपर उठ जाएगी। तो चिंता मत करिए बेटा, अगले वीडियो में, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगले वीडियो में मैं दोनों कुंजियों को आपको दिखाऊंगा कि ये प्रेस कुंजी है, दाब कुंजी है और ये प्लग कुंजी है। कुंजियां भी कई प्रकार की होती हैं, सभी प्रकार की कुंजियां मैं अगले वीडियो में दिखा दूंगा, तो सब क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या जोड़ा, दाब कुंजी से इसको जोड़ दिया है। और इस बैटरी के सर्किट को पूरा करते हैं। भाई लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ओके, अभी सर्किट अधूरा है। अब क्या करेंगे, बी और डी पॉइंट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे एक प्रेस कुंजी के साथ। ये हमने एक प्रेस कुंजी बना दी K2। इस कुंजी का क्या नाम दे दिया, K2। और अब क्या जोड़ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मीन्स धारामापी, उसको हमने G से लिख दिया है। और यही इसका प्रतिरोध भी है। संकेत गैल्वेनोमीटर का है और प्रतिरोध भी हमने कितना मान लिया, G मान लिया है। दोनों काम एक साथ, एक ही तीर से दो निशान लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। G फॉर गैल्वेनोमीटर, या ये कह लें कि इस प्रतिरोध इस गैल्वेनोमीटर, इस धारामापी का प्रतिरोध कितना है, G है। अब आप कहेंगे सर ये धारामापी क्या होता है, इसको भी मैं अगले वीडियो में दिखा दूंगा। अब आप कहेंगे सर अगले वीडियो का लालच क्यों देते हैं बार बार, उसकी वजह बेटा ये है कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं लैब में पहुंच करके आपको ये सभी चीज़ें दिखा दूंगा। थोड़ी देर के लिए मैं समझाता हूं कि गैल्वेनोमीटर में एक स्केल होता है, इस तरीके से एक पैमाना होता है, उसमें खाने होते हैं, जैसे यहाँ 0 1 2, ऐसे इधर 1 2, और एक पॉइंटर होगा। पॉइंटर अगर शून्य पर है इसका मतलब धारामापी से, गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। ये जो मीटर है, ये जो पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। दिशा बदल जाने से, धारा की दिशा बदल जाने से इस पॉइंटर की दिशा बदल जाएगी। लेकिन अगर ये 0 पर है तो इसका अर्थ क्या है कि ये इस गैल्वेनोमीटर से, यानी उस धारामापी या जिस परपथ में वो धारामापी जुड़ा है, उस आर्म में, उस भुजा में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, वो ये दर्शाता है। ओके, बात समझ रहे हैं। इसको भी मैं दिखाऊंगा, इसको भी दिखाऊंगा। तो ये हो गए P और Q, ये कुंजी K1, ये कुंजी K2, ये धारामापी
और ये 4 प्रतिरोध, ये बैटरी। तो बैटरी अधूरी सी लग रही है, उसका ईएमएफ और लिख देते हैं, विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। तो बेटा ये रहा अरेंजमेंट किसका, व्हीटस्टोन सेतु का। व्हीटस्टोन ने जो ब्रिज बनाया था वो ये हो गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसके सिद्धांत को समझना है। तो उसके लिए सबसे पहले धारा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वो भी किससे, किरचॉफ्स लॉ से। तो देखिए किरचॉफ का कौन सा नियम लगेगा, इस बैटरी से, या सेल कह लें या बैटरी कह लें, इस बैटरी से धारा चली मान लीजिए I। अब I धारा यहाँ जा रही है, इसके आगे 2 पाथ आ गए, पाथ यानी रास्ते, 2 मार्ग हैं, तो 2 जगह बटेगी ये धारा। मान लीजिए इस मार्ग में धारा चली गई I1, तो इसमें कितनी जाएगी, यहाँ क्या लगाएंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम कि आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो आने वाली धारा I है, तो जाने वाला वो सॉरी बेटा, जाने वाली धारा भी कितनी होगी, I होगी। तो जो जाने वाली धारा है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो I1, या ऐसे कह सकते हैं I में से I1 इधर चलेगी, तो इधर कितनी रह गई, I माइनस I1। इन दोनों का योग करेंगे, I1 से I1 कटेगा, I बचेगा। तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा बराबर हो गई। ओके, तो इधर चली गई इस वाले मार्ग पर I माइनस I1, यानी इस वाले प्रतिरोध में I माइनस I1 और इसमें I1। अब ये I1 धारा आगे जा रही है, मान लीजिए ये कुंजी मैंने दबा रखी है, ठीक है, ये कुंजी दबी है तो धारा फ्लो होगी। तो मान लीजिए इसमें धारा चली गई IG, किसमें से, I1 में से। I1 के अब 2 हिस्से होने हैं, IG इधर चली गई, इधर कितनी रह जाएगी, I1 माइनस IG। I1 माइनस IG धारा इधर चली गई, IG इधर, किरचॉफ्स का प्रथम नियम लगा रहे हैं। अब ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है बच्चों, समझ रहे होंगे आप। यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ चलते हैं, देखिए I माइनस I1 धारा यहाँ से आ रही है और IG यहाँ से आ रही है, तो ये धारा और ये धारा मिलके इधर जाएंगी, तो आने वाली धाराओं का योग उतना ही होगा जितनी जाने वाली धारा है। तो इन दोनों का योग कर देते हैं, तो इधर धारा कितनी हो गई, I माइनस I1 प्लस IG। ओके, I माइनस I1 प्लस IG धारा इधर चली गई। अब देखें बच्चों, एक बात और बतानी थी कि ये जो प्रतिरोध हैं PQRS, इसमें S जो है वो क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। कैसा, अज्ञात। जिस प्रतिरोध की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है उसे यहाँ जोड़ देते हैं। हमें कोई वायर दिया गया है, कोई कंडक्टर, कि इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो हमने यहाँ जोड़ दिया। और ये जो प्रतिरोध है ये वाला, इसकी वैल्यू हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं, यानी ये परवर्ती प्रतिरोध है। तो परवर्ती प्रतिरोध के लिए हम ऐसा चिन्ह बना देते हैं। ओके, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, परवर्ती प्रतिरोध। देखो बच्चों, ये होता है प्रतिरोध, और अगर मैं ऐसे एरो लगा दूं तो ये क्या हो जाता है, परवर्ती प्रतिरोध। क्या बन जाता है ये, परवर्ती प्रतिरोध, कि इसकी वैल्यू हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। किससे करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स से। अब आप ये कहेंगे प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, तो सब चीज़ें धीरे धीरे धैर्य रखें, समझ में आती चली जाएंगी। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जिससे आप लोग ये कह सकें कि सर आपने हमें ये चीज़ नहीं पढ़ाई। और एस यहाँ पर क्या है, एस क्या है यहाँ, अज्ञात प्रतिरोध, जिसका मान हमें ज्ञात करना है।
एस वो अज्ञात प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, हमने किरचॉफ का प्रथम नियम लगा करके धारा का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, इस सर्किट को समझ लिया है, यही हमारा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो देखें, अब इस सर्किट को सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे। एक सेकंड बेटा, कोई कॉल आ रही है, जरा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो बच्चों सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो बेटा, इस फ़ोन को मैं एयरप्लेन मोड पे लगाना भूल गया था, उस पर कॉल आ गई, ये सब बीच में डिस्टर्बेंस हो गया। अब मुझे शायद ये ध्यान नहीं रहा कि मैं उस समय क्या बोल रहा था, लेकिन चलिए आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो देखें, इस परपथ में हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया किरचॉफ का प्रथम नियम लगाकर। अब हम इस परपथ को सॉल्व करेंगे। ये जो सर्किट है इसको सिंप्लीफाई करना है कि करंट क्या है, ये सब हमें रेशियो देखने हैं। तो इसके लिए बेटा देखिए कि हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, तो उसके लिए हमें एक डायरेक्शन चूज करते हैं। ये एक बंद मैश 1 हो गया, ये वाला देखिए आपको एक ये बंद मैश दिखाई दे रहा है। अब आप मैश समझ चुके हैं। और ये बंद मैश 2, तो इसमें मान लो मैं ऐसे चल रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो आपको ध्यान होगा किरचॉफ का सेकंड लॉ। अगर आपको ध्यान नहीं रहा है तो किरचॉफ के नियम को कैसे अप्लाई करते हैं उसको लगाना पहले सीख लें, तब इस लेक्चर को देखेंगे। तो यहाँ से चलते हैं, देखिए करंट I1 और रेसिस्टेंस P, इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इन मैश फर्स्ट यानी मैश 1 में, इन मैश फर्स्ट क्या कर रहे हैं हम, किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ के द्वितीय नियम से प्रतिरोध का और उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल करते हैं, तो I1 इंटू पी हो गया, I1 इंटू पी। आगे चले, ऐसे जा रहे हैं। इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध मैंने जी से इसको डिनोट किया है और जी इसका प्रतिरोध मान लेते हैं। RG भी मान सकते हो, वो तो संकेत है, कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए जब ये कुंजी दबी हुई है तो इसमें धारा कितनी बह रही है, IG, और धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, तो पॉजिटिव लेंगे, तो IG इंटू इसका प्रतिरोध G प्लस IG इंटू G। ओके, और आगे बढ़े, हम जा रहे हैं इधर, करंट आ रही है इधर, तो कौन सा साइन लेंगे, माइनस का। करंट कितना है, I माइनस I1, और रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितना है, R। इधर का काम समाप्त, सारे प्रतिरोध कवर हो गए। अब फिर चलते हैं, इसमें देखिए कोई भी बैटरी नहीं है, कोई वैद्युत वाहक बल इस मैश में नहीं है, तो इधर क्या आएगा, 0। ओके, कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखें, इस प्रयोग को जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एक्सपेरिमेंट करना सीख लें। सिद्धांत क्या है इसका, कि पहले इस कुंजी को दबाते हैं, इस कुंजी K1 को दबाने के बाद कुंजी K2 दबाते हैं, इसको दबाए रखते हैं, ये नहीं कि दबा के छोड़ दिया, इसको दबा लिया, लेकिन क्रम है, पहले इसी को दबाएंगे, इसको पहले क्यों दबाएंगे, इसको पहले क्यों नहीं। तो आप लोग जब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ेंगे तब प्रेरित धारा पढ़ेंगे, उस समय मैं समझाऊंगा, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये बात, इसको मैं पहले क्यों दबा रहा हूँ, इसको बाद में क्यों, ये मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं समझाऊंगा, इसको कब समझाऊंगा, जब वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तब। आप लोग मुझे ध्यान दिलाएं या न दिलाएं, तो याद रखेंगे, इस बात को हम तब समझाएंगे, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा। K1 दबाए रखा, फिर K2 को दबाया, इसमें धारा बहने लगी, विक्षेप हमने देखा, मान लीजिए विक्षेप यहाँ पर है, ठीक। तो अब हम इस R को ऐसे सेट करते हैं, मतलब इन प्रतिरोधों का ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जो इसमें बहने वाली धारा है वो कैसी हो जाए, शून्य हो जाए, बहने वाली धारा शून्य हो जाए, यानी विक्षेप शून्य पर आ जाए, यानी फिर इस परपथ में कोई धारा प्रवाहित न हो, तो सेतु कहलाता है संतुलन में। क्या कहलाएगा, सेतु की संतुलन अवस्था कहलाती है, सेतु की संतुलन अवस्था। इस अवस्था में क्या होगा कि हमने प्रतिरोधों का रेशियो इस तरीके से सेट कर लिया कि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी IG कितना हो जाना चाहिए, 0।
तो अगर Ig0 इस समीकरण में मैं रखता हूं तो यहां क्या बचेगा, I1P। ओके, ये 0 हो गया क्योंकि Ig0 है, माइनस I1 इंटू R बराबर 0। अब इसको ट्रांसफर कर दें इस टर्म को इधर तो पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा आज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है इन फोन्स का, इसको मैं साइलेंट पे करता हूँ। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। प्रोफाइल साइलेंट। ओके भाई, तो इसको मैं इधर भेजता हूँ तो क्या मिलेगा, I1P बराबर I-I1 इंटू R। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगाएंगे मैथ 2 में। इन मैथ 2 इसमें भी देखिए यही बात आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन मैथ 2 किरचॉफ के द्वितीय नियम से, यानी अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन मैथ 2। तो इसमें देखिए, इसमें भी मैं एक डायरेक्शन चूज करता हूँ। मान लीजिए मैं ऐसे चलूँगा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, यहाँ से चला मैं। ओके, तो I1 माइनस IG इंटू Q हो गया, I1 माइनस IG इंटू Q हो गया। और आगे बढ़ते हैं, इधर आए, करंट इधर आ रही है, हम इधर आ रहे हैं, तो माइनस का हो गया, माइनस I-1 प्लस IG इंटू कितना है प्रतिरोध, S है, इंटू S कर दिया। और आगे बढ़े, करंट इधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो माइनस का होगा, अपोजिट होगी डायरेक्शन, माइनस IG। और किस में हो रही है ये करंट किस में प्रवाहित हो रही है, धारामापी में, जिसका प्रतिरोध कितना है G, तो IG इंटू G। और इस परपथ में भी देखिए कोई सेल नहीं जुड़ा है, मतलब इस मैश में, इस बंद पास में, इस बंद लूप में, तो इधर विद्युत वाहक बल 0 हो गया। अब सेतु की संतुलन अवस्था में, सेतु के संतुलन, सेतु के संतुलन की स्थिति में या अवस्था में कुछ भी लिख सकते हैं। IG कितना रख दोगे, 0। तो देखिए IG 0 रखते हैं, ये 0 रखा, ये पद खत्म, I1 इंटू Q रह गया, I1 इंटू Q। यहाँ IG 0 रखा, I माइनस I1 रह गया, माइनस I-I1 इंटू S रह गया। और IG 0 है, 0 इंटू G करेंगे, 0 हो जाएगा, बराबर कितना रह गया, 0। इस पद को मैं इधर भेज देता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, I1Q बराबर I माइनस I1 इंटू S, समीकरण नंबर 2। अब देखें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। समीकरण 1 में मैं समीकरण 2 का भाग करता हूं, ठीक। आप लिख लेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 में डॉट 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 कर देता हूं, समीकरण 2 का भाग करने पर, तो भाग करिए, देखिए I1P बटे I1Q बराबर I माइनस I1 इंटू R बटे I माइनस I1 इंटू S। देखिए ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यही संतुलन की अवस्था आ गई। तो ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की क्या शर्त है, तो क्या है, P बटे Q बराबर R बटे S, यानी इन भुजाओं में जो प्रतिरोध लगे हैं इनका अनुपात कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जो एडजेसेंट साइड्स हैं, जो संलग्नक भुजाएं हैं, इनका अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर। तो उस समय क्या होगा, सेतु संतुलन में होगा और उस स्थिति में इसमें बहने वाली धारा 0 होगी। और इसी स्थिति में हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, P हमें ज्ञात है, ज्ञात प्रतिरोध है, Q भी ज्ञात है, R भी ज्ञात है, इन तीनों की वैल्यू रखेंगे तो S पता चल जाएगा। लेकिन ये हुआ कब, जब हमने सेतु को संतुलित कर लिया। ऐसे नहीं कि विक्षेप चाहे कहीं भी आ रहा है और फिर हम ऐसे कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। पहले हमें सेतु को संतुलित करना होगा, यानी संतुलित करने के लिए
धारामापी में बहने वाली धारा शून्य करनी होगी, यानी धारामापी में जो डिफ्लेक्शन है वो शून्य पर लाना होगा। फिर उसके बाद हम उन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करके एस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको मैं समझा रहा हूँ आपको कि देखिए इसमें एक दो बातें ऐसी हैं कि नॉलेज के लिए हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे, यही सेतु के, किस सेतु के, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है या स्थिति है या अवस्था है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो अब चलते हैं कि देखें यहाँ P और Q जो भुजाएं हैं ये ज्ञात भुजाएं, अनुपाती भुजाएं कहलाती हैं, क्योंकि P और Q का हम अनुपात लेके चल रहे हैं और इसके अनुपात के बराबर है। और P और Q कहाँ लगे हैं, AB और BC पर। पॉइंट्स टू बी नोटेड, पहला पॉइंट AB, BC, ये दोनों भुजाएं क्या कहलाती हैं, ज्ञात भुजाएं, ज्ञात भुजाएं कहलाती हैं भाई। और AD जो है, या DC की बात करते हैं, DC क्या है, सॉरी ये अनुपाती भुजाएं, क्या कहेंगे इनको, अनुपाती भुजाएं, सॉरी भाई, क्योंकि रेशियो लेके चल रहे हैं। अनुपाती भुजाएं कहा जाता है, यानी रेशियो आर्म्स, इनको क्या कह देते हैं, रेशियो आर्म्स। ओके, AD हमें पता है ज्ञात प्रतिरोध है, तो AD क्या कहलाता है, AD जो भुजा है ज्ञात भुजा कहलाती है, यानी नोन आर्म्स, ये हमें पता है कितना रेसिस्टेंस हमने लगाया है। देखिए अभी घबराइए नहीं, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। नोन आर्म्स और DC ये वो प्रतिरोध है जो हमें ज्ञात करना था, तो DC को क्या कहेंगे, अज्ञात भुजा, क्योंकि ये प्रतिरोध हमें ज्ञात नहीं है, इस सेतु की सहायता से ज्ञात करना है। अज्ञात भुजा, दैट इज अननोन आर्म्स। अब देखें भाई, मैंने A और C के बीच बैटरी लगाई थी, A और C के बीच, तो अनुपाती भुजाएं अनुपाती जो भुजाएं थी दिस वन और दिस वन थी, और B और D के बीच मैंने लगाया था गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर के एक साइड की और दूसरे साइड की ऊपर वाली भुजाएं। अब मैं क्या करता हूं कि A और C के बीच तो ये जोड़ देता हूं धारामापी, ओके, और B और D के बीच जोड़ देता हूं बैटरी, यानी दोनों की स्थिति बदल दी, बैटरी की और गैल्वेनोमीटर की। तो क्या संतुलन की स्थिति में प्रभाव पड़ेगा, अगर हमने इस समय सेतु संतुलित कर लिया है, विक्षेप शून्य पर है। अब हमने क्या किया, इसी अवस्था में पोर्ट ये बदल दी, बैटरी की सिचुएशन यहाँ गैल्वेनोमीटर की जगह, और गैल्वेनोमीटर की जो सिचुएशन है वो बैटरी की जगह। तो भी देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी सेतु संतुलन में रहेगा। क्यों रहेगा, कि जैसे P/Q बराबर R/S है। अब मान लो बैटरी यहाँ होती, यहाँ पर नहीं, यहाँ तो है ही, यहाँ बैटरी होती, धारामापी यहाँ होती, तो जो अनुपाती भुजाएं होती P/R होती, P और R होती। तो P/ अगर मैं R करूँ तो यहाँ से देखें, इस R को मैं यहाँ भी तो ला सकता हूँ, अलग से समझा रहा हूँ। P/R, इसी इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, P/R और Q चला जाएगा उधर, Q/S। बात समझ रहे हैं, तो Q/S, तो इनका अनुपात और इन दोनों का अनुपात अब भी वही रहा, शर्त वही रही, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब कि सेतु के संतुलन की स्थिति में बैटरी और गैल्वेनोमीटर की स्थिति बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए AC और BD संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। AC और BD क्या कहलाती हैं, संयुग्मी भुजाएं, याद रहेगा,
संयुग्मी भुजाएं। यानी कॉन्जुगेट आर्म्स, कॉन्जुगेट आर्म्स। ओके, ऐसा क्यों हुआ? आप लोग इसको एक फिगर बना के देख लेना, थोड़ा स्पेस कम है भाई, वीडियो भी लेंदी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ क्या करेंगे कि इसकी जगह तो बैटरी जोड़ देंगे, इसकी जगह गैल्वेनोमीटर जोड़ देंगे, तो इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होना चाहिए जैसा कि इस समय है, और वो इस इक्वेशन से हो ही रहा है, यानी सेतु की संतुलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? संयुग्मी भुजाएं। तो एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या गैल्वेनोमीटर और बैटरी की स्थिति परस्पर बदल देने से सेतु के संतुलन की अवस्था में कुछ प्रभाव पड़ता है? तो आप क्या आंसर देंगे? नो, कोई अंतर नहीं आता, वही रहती है संतुलन की स्थिति। तो देखिए भाई, ये रहा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसका उपयोग क्या रहा कि इसकी सहायता से हम अज्ञात किसी दिए हुए तार का, किसी दिए हुए चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ये एक सिद्धांत है, ये कोई उपकरण नहीं है कि हम ज्ञात कर लेंगे। ये प्रिंसिपल दिया है किसने? व्हीटस्टोन ने। कहां के निवासी थे? इंग्लैंड के। तो अब इस सिद्धांत को इस्तेमाल करके अब हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो उसके लिए उपकरण बनाना होगा। तो व्हीटस्टोन सिद्धांत पर आधारित जो उपकरण हैं वो याद रखेंगे। आप हेडिंग डालेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण कौन कौन से हैं? एक होता है भाई पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, और दूसरा होता है मीटर ब्रिज, दैट इज मीटर सेतु। ये मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स दो उपकरण इसी सिद्धांत पर बनाए गए हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखें, इनको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। किसको? ये भाई आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। जब हमने 12th किया था तो हमने ये पढ़ा था, इसका एक्सपेरिमेंट भी करते थे, बड़ा आनंद आता था भाई। पोस्ट ऑफिस बॉक्स हमारी लैब में अभी रखा भी हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा जब अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है। भले ही इसको पढ़ना नहीं है आपको इस समय, अब ये पढ़ना है मीटर सेतु, दैट इज मीटर ब्रिज। ये मीटर सेतु इसी सिद्धांत पर कार्य करेगा, इसी सिद्धांत को उपकरण का रूप दिया जाएगा। वो उपकरण क्या कहलाएगा? मीटर सेतु। ये आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है, और इसका एक्सपेरिमेंट भी है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है। आपको एक तार दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस मीटर ब्रिज को भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा। तो जब चीज़ सामने होगी तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो बेटा आशा है कि आप व्हीटस्टोन सेतु समझ गए होंगे, और इसको बार बार इसको अपने आप लिख के देखिए, करिए, इसका सिद्धांत समझिए, जिससे कि अगले लेक्चर में जब मैं मीटर सेतु पढ़ाऊँ तो आपको कोई भी दिक्कत न हो, आसानी से उसको समझ सको। तो ये एक बात ध्यान रखनी है कि जब मैं ए पॉइंट बोलूँगा तो आपका दिमाग यहाँ होना चाहिए, डी पॉइंट बोलूँगा तो आपका दिमाग यहाँ होना चाहिए, बी पॉइंट बोलूँगा तो यहाँ, सी पॉइंट बोलूँगा तो यहाँ। ये नहीं मन में आया वैसे ए बी सी डी कर लिया। ऐसा किस लिए? क्योंकि इसी सिद्धांत को हम दूसरी जगह लगा रहे हैं। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसके हम कोई भी नाम दे सकते थे, लेकिन इसी का उपयोग करके चूंकि मीटर सेतु पढ़ना है तो इसके पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, तो वहाँ भी यही पॉइंट लेके चलेंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और कल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है मीटर सेतु। तो कल का वीडियो देखना न भूलें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा एक बात मैं और कहूँगा कि आप लोग थोड़ा, या तो ये हो सकता है कि आपकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, मैं बेटा पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब ये 6th 7th की क्लास तो है नहीं कि मैं आपको नोट्स लिखाऊँ, परिभाषा लिखाऊँ, तो इससे कि आप लोग कहें कि सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स समझने की चीज़ है, उसको समझना है। नोट्स तो किताबों में होते ही हैं। अब 12th में आप आ गए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग अब नोट्स नहीं बना पाएंगे। और ये सब नोट्स ही तो है, और क्या है, बस थोड़ी सी थ्योरी और बढ़ानी होती है कि इस भुजा में कि किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा रहे हैं, इस मैश में और इस मैश में लगा रहे हैं। तो बेटा अगर मीटर सेतु समझना है तो आज का लेक्चर बिल्कुल लर्न करके आएंगे। ओके, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, आप कंजूसी दिखा रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करने में। भाई शेयर करेंगे तो और बच्चे भी इससे लाभ उठाएंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं
कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपको लाइक हो रहे हैं तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए करिए और शेयर भी करें हमारे वीडियो। और कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आपको बेटर से बेटर देने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों के लाइक देखूंगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, ये कोई दबाव नहीं है बेटा, नो प्रेशर। आपकी इच्छा है, फ़ोन आपका, उंगली आपकी, लाइक का बटन दबाना आपकी इच्छा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।